हेलो छत्तीसगढ़ बच्चों, हिंदी माध्यम का बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड करो बोल के। तो फाइनली जो है वो आपके इंतजार को खत्म करते हुए हिंदी मीडियम जो है उसके 3 नंबर वाले जितने भी यूनिट है उसको एक वीडियो में कवर कर दिया हूं मैं। ठीक है, इंग्लिश वाला जो है वो 2 पार्ट में आया है, लेकिन हिंदी वाले जो वीडियो है ना उसको एक वीडियो में मैं खत्म कर दिया हूं। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंप्लीट आखिरी तक बैठे रहिए। वीडियो ऑब्वियस सी बात है बेटा, समझाऊंगा जो है तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो जो है ना, लेकिन आदत बनाइए क्योंकि अभी टाइम आ गया ना, लंबा पढ़ने का आदत आपको बनाना है। तो कोशिश ये कीजिए कि एक बार में वीडियो को खत्म कर दो। ठीक है, पूरा यूनिट को कवर कर दिया हूं शुरू से लेकर आखिरी तक। 3 नंबर के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, यहां से आप पढ़ोगे तो बेटा मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूं कि कम से कम जो है आपके 20 नंबर तो जरूर आएंगे। 20 से ज्यादा होते हैं 3 नंबर वाले, 20+ मार्क्स जो है वो यहां से आपको आने वाले हैं। तो जितना भी देर है यार, 1 घंटा सवा घंटा अगर मान लो वीडियो बन रहा है तो उसमें आपको अगर 20 नंबर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो उसको पूरा देखिएगा और आगे बढ़ते हैं अपन शुरू से 3 नंबर वाले सवाल में। जैसे 3 नंबर वाला जो सवाल है वो फर्स्ट यूनिट में जो 2 चैप्टर आता है वहां से आएगा, है ना। तो पहला यूनिट जो है उसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। ये दोनों में से अपन देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल अपने को देखने को मिलता है कि ये जो सवाल है उसको देखो थोड़ा सा। 2 आवेश है, बिंदु आवेश Q1 और Q2, ये दोनों के बीच जो लगने वाले बल है उसकी प्रकृति को ज्ञात करना है। पहला कंडीशन ये बोला है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, यानी कि Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा है। एक में बोला है, आगे बढ़ते फिलहाल इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसका आंसर खुद दे दिए। देखो Q1 Q2 अगर 0 से बड़ा है बेटा, तो इसका ये मतलब हुआ कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव धनात्मक होगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर 0 से बड़ा है मतलब वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो धनात्मक होगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि दो संख्याओं का जब गुणनफल कर रहा हूं मैं, धनात्मक आ रहा है, तो या तो भैया दोनों धनात्मक है तभी धन आएगा, या तो दोनों ऋणात्मक है तभी धन आएगा। समझ पा रहे, एक धन एक ऋण होगा तो ऋण आएगा ना, तो इसीलिए दोनों धनात्मक होगा तभी आएगा। तो यहाँ पे ये जो पहला कंडीशन आपको दिख रहा है कि Q1 और Q2 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब दोनों आवेश समान है, और जब दोनों आवेश समान होता है तो उसमें हमेशा होता है प्रतिकर्षण। ठीक है जी, तो यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, उसके अलावा एक सवाल और है, देखो सेम टाइप के जो सवाल है जिसमें बोला है कि भैया बताओ अगर Q1 प्लस Q2 बराबर 0 है तब क्या होगा। तो देखिए जी, इसमें क्या होगा, एक को उधर भेज दोगे, किसी को भी भेज दो, तो Q1 बराबर माइनस Q2 आ जाएगा क्या। तो क्या एक आवेश धनात्मक दिख रहा है, एक ऋणात्मक दिख रहा है, मतलब दोनों आवेश विपरीत है, और विपरीत आवेश जो होता है उसमें हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो यहां पर कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, बिल्कुल आसान। उसके अलावा बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच में ये देखो ये दिया है Q1 और Q2 का गुणनफल लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो बेटा देखो 0 से अगर छोटा होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये ऋणात्मक है। 0 से छोटा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कब कब आ सकता है, या तो देखो एक प्लस हो एक माइनस हो, तब दोनों का गुणनफल माइनस में आएगा, या तो एक माइनस हो दूसरा प्लस हो। यहां पे एक बात साफ है कि इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तभी तो दोनों का गुणनफल जो है वो 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आया है कि नहीं। तो अगर दोनों आवेश जो है इसमें एक प्लस है एक माइनस है तो उनके बीच हमेशा आकर्षण बल काम करेगा। तो इसके बीच कैसा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, टाइम की कमी है, थोड़ा जल्दी मैं समझाऊंगा, कोशिश कीजिएगा जल्दी समझने का। तो यहाँ पे देखो विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न करना है। देखो बेटा, जब कोई द्विध्रुव जो होता है ना उसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं ना तो उस पर एक आकर्षण बल कार्य करता है। अच्छा सवाल यह आता है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो जब आप क्या करो, 2 बिंदु आवेश जिनका परिमाण सेम होना चाहिए और उनमें आवेश अलग अलग होना चाहिए, परिमाण सेम होगा और आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा, उनको बिल्कुल पास पास रख देना, चिपकाना नहीं है, बिल्कुल पास पास रख देना। तो अगर उनको पास पास रख देंगे तो जो पूरा सिस्टम बनेगा, एक प्लस क्यू बोल दो तो एक को माइनस क्यू बोलना पड़ेगा, पास पास रख दो, दोनों के बीच की लंबाई को 2l अक्सर लिया जाता है, तो उनको पास पास रख दो। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, पूरा निकाय जो बना है, इसको द्विध्रुव बोला जाता है। अभी जो द्विध्रुव है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र लगा दिया मैं E, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण क्या है, E है, मैं कोण थीटा बनाते हुए रख दिया हूं, ये द्विध्रुव है।
ये द्विध्रुव। अब इस पर बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा? बल आघूर्ण कब लगता है? जब कोई भी वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगता है ना, ये जैसे ये मान लो ये पेन है, इस पर ना एक बल इधर लगा दो, एक बल विपरीत लगा दो, समान होना चाहिए बल, ठीक है, तब ये बल जो है ना इसको घुमाता है। बल आघूर्ण जो है वो घुमाता है। जो नॉर्मल बल होता है ना वो वस्तु को चलाता है, लेकिन बल आघूर्ण घुमाता है। तो क्या करेगा? बल आघूर्ण जो है ना ये द्विध्रुव को ऐसे घुमाना चाहेगा, घुमाना चाहेगा। अब एक बात सुनो जी, अगर विद्युत क्षेत्र E है तो विद्युत क्षेत्र E जो होता है ये होता है F बटे Q, तो बल कितना निकलेगा? QE। तो कोई भी आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल लगता है QE। तो देखो इस पर एक बल लगेगा QE। अच्छा, धनात्मक आवेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणात्मक में लगता है विपरीत दिशा में। तो देखो बराबर और विपरीत लग रहा है, QE इस पर भी, QE इस पर भी। हो गया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बेटा टाउ से, इसको अपन दिखाते हैं, ये होता है R क्रॉस F, ठीक है। टाउ जो होता है वो होता है R, जहां पे R क्या है? दोनों बलों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी। सोचो ना, ये वाला बल का क्रिया रेखा ये है, ये वाला बल का क्रिया रेखा है, तो ये तो हो गया ना लंबवत दूरी। तो ये होती है लंबवत दूरी R परपेंडिकुलर, ठीक है, गुणित एक तो बल। बल का मान है QE, R हम बस निकाल लेंगे, ये दोनों के बीच ये वाली दूरी निकाल लेंगे। देखते जाओ जी, तो टाउ बराबर हो जाएगा एक तो बल और बीच की दूरी ये वाली दूरी AC दूरी, बस AC निकाल लो। AC कैसे निकालोगे? ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा बेटा। साइन थीटा निकाल लो, AC चाहिए ना। साइन थीटा कैसे निकलेगा? साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा 2L, तो AC निकल जाएगा 2L इंटू साइन थीटा, 2L इंटू साइन थीटा। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो जी 2L साइन थीटा को QE के साथ, तो QE के साथ 2L साइन थीटा मल्टीप्लाई। अब देखते जाओ, Q इंटू 2L तो होता है द्विध्रुव का आघूर्ण P, Q इंटू 2L होता है ना P, तो इसके जगह हम यूज कर दिए P, ये P और E अपने जगह में, साइन थीटा अपने जगह में, तो ये बन गया PE साइन थीटा। और PE साइन थीटा इसको क्रॉस गुना भी बोलते हैं, तो R क्रॉस F भी आ सकता है। सॉरी, ये टाउ बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना क्रॉस गुना में, ये ऐसे P और ये हो जाएगा क्रॉस E, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया उस पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के लिए इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। अधिकतम व न्यूनतम ऊर्जा हेतु PE के बीच का कोण बताइए। तो यहाँ पे कंडीशन भी पूछा है, ठीक है। देखो द्विध्रुव पर हम जो है स्थितिज ऊर्जा तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो होता यह है कि एक समान जब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में ऐसे रख देंगे ना, तो उस पर लगता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के कारण, बल आघूर्ण के प्रभाव में आप अगर उसको जबरदस्ती कार्य करते हो ना उसको घुमाने के लिए, वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। एक काम करो, देखो चित्र वही बनेगा। देखो ये मान लो विद्युत क्षेत्र E है, देखते जाओ बेटा, विद्युत क्षेत्र E है, इसमें मैं रख दिया किसी द्विध्रुव को, द्विध्रुव माइनस Q एंड प्लस Q को थीटा बनाते रख दिया। थोड़ा सा टुचुक से इसको घुमा दो, एकदम थोड़ा सा, तो कार्य भी थोड़ा सा आएगा। DW कार्य होता है बेटा बल गुणित विस्थापन। बल के जगह यहाँ पे तो बल आघूर्ण होता है, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन d थीटा। तो थोड़ा सा कार्य इतना होगा, इंटीग्रेट मार दो बेटा, थोड़ा सा क्यों पूरा कर दो, 0 से W और 0 से, अब इसको एक काम करो, बल आघूर्ण कार्य निकाल रहे हो ना, इसका देखो स्थितिज ऊर्जा बनाना है ना, तो इसको विस्थापन करना पड़ता है माध्य स्थिति से। माध्य स्थिति से को लिया जाता है बेटा π/2, 90 डिग्री मानक स्थिति भी बोलते हैं इसको, से कोई और कोण थीटा, यहां तक जब घुमाओगे तब बनेगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है जी। तो देखो टाउ की जगह हम लिख देंगे PE साइन थीटा, अभी निकाले हैं। देखो अब PE बाहर निकाल दो, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, दिख रहा है कहां से कहां लिमिट, π/2 से थीटा, π/2 से थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखते जाओ जी, π/2 से थीटा, माइनस को बाहर निकाल दो, लिमिट लगा दो, कॉस के जगह एक बार अपर लिमिट, माइनस कॉस के जगह एक बार लोअर लिमिट, कॉस π/2 मतलब कॉस 90 मतलब 0, कॉस 90 0 खत्म। तो स्थितिज ऊर्जा कितने निकलेगा, माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। अब इसको हम लिख देंगे U से और बना देंगे डब्बा, ये हो गया। अब अधिकतम कब आएगा, न्यूनतम कब आएगा, ध्यान से सुनो। अगर थीटा का मान 90 कर दूं मैं, थीटा का मान क्या कर दूं, अगर थीटा का मान कर दूं 90 डिग्री, तो ये न्यूनतम आ जाएगा, क्योंकि 90 से ही तो उठाना है यार, 90 से उठा 90 पे रखो, मतलब कुछ काम ही नहीं किया, कहां से स्थितिज ऊर्जा बनेगा, है कि नहीं। और कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, है नहीं। थीटा 90 डिग्री पे कितना होता है 0, और 0 डिग्री पे कितना होता है 1, मतलब थीटा को 90 से 0 तक जब ऐसे घुमा दोगे तब अधिकतम कार्य करना पड़ेगा।
वही अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, 0 पे ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो P cos थीटा माइनस आ चुका है, ये cos आया मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट गुना, है ना, तो ये स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम न्यूनतम समझ में आया, जब π/2 होगा अधिकतम आ जाएगा, 0 होगा, सॉरी 0 में अधिकतम आ जाएगा, π/2 में न्यूनतम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ओके, यहाँ पे पीडीएफ के लिए बता रहा हूँ, पीडीएफ के लिए आपको राव क्लास, हमारा जो राव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल होगा वहां पे मिल जाएगा आपको। जो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ जो है वो आप जब देख रहे होंगे, देखना शुरू कर दिए होंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, चैप्टर 2 में एक आता है हमारे पास, ये चैप्टर 2 पहले उसी यूनिट में है ना, तो चैप्टर 2 जो है उसमें मिलता है हमें एक टॉपिक समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके 4 गुण लिखिए। देखो बेटा, समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक स्थान पर विभव समान हो, प्रत्येक स्थान पर क्या हो, विभव समान हो, विभव क्या हो, समान हो। देखो विभव समान हो तो विभवांतर क्या हो, विभवांतर अंतर जी, विभव का अंतर, तो विभव समान हो तो अंतर कहां से होगा, विभवांतर शून्य हो जाएगा, है ना। तो समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। इसके गुण देख लेते हैं बेटा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, ये वही बात है, समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव एक समान होता है। एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, समझा रहा हूं क्यों नहीं करना पड़ता। देखो विभव v जो होता है ना, ये होता है W/Q, एकांक आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य को उस जगह का विभव बोलते हैं, सॉरी अनंत से उस जगह पे लाएंगे तब उसको विभव बोलते हैं, है ना। यहां से W बराबर होता है Q और ये V, तो बेसिकली कार्य करोगे तो विस्थापन मतलब विभव में अंतर करना पड़ता है, तो विभव में कुछ अंतर करना पड़ेगा तो कार्य होगा, है ना। अब देखते जाओ, अगर यहाँ पे विभव में अंतर ना हुआ, डेल्टा V तो खुद ही 0 है ना, विभवांतर अंतर ही नहीं है, सब जगह विभव बराबर, तो कहां से कार्य होगा, तो ये कार्य बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए समविभव पृष्ठ में किसी आवेश पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है जी। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। एक्चुअल में होता यह है कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है ना, ऐसे, तो इसमें समविभव पृष्ठ बनाना है तो क्या करो, इसके 90 डिग्री ना एक पृष्ठ बना दो ऐसे, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे निकलना चाहिए, इसलिए ये समविभव पृष्ठ जो होता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। वही अगर बिंदु आवेश है मान लो, तो बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे निकलता है, चारों तरफ निकलेगा बेटा, स्फीयर में ऐसे गोल, ऐसे ऐसे चारों तरफ। ठीक है, उसमें एक क्या करो, एक गोला बना दो, गोला, तो गोला को पार करके जाएगा तो भी तो लंबवत होगा 90 डिग्री, गोला को ऐसे गोला बना दो, पार करके गया तो 90 डिग्री तो हुआ क्या, ठीक, तो ये लंबवत होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, अब देखो बेटा, समविभव पृष्ठ कैसे बना रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र को काट के बना रहे हैं। अब ये बात तो पता होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक दूसरे को नहीं काटती, तो समविभव पृष्ठ कैसे काटेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब यहां से एक अच्छा टॉपिक मेरे को याद आ गया है, विद्युत क्षेत्र रेखा, है ना, और उसके गुण जो है उसको आगे नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, एकांक धनावेश जिस पथ में गति करता है उसके पथ को, एकांक धनावेश के पथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, है ना। एकांक धनावेश के पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। इसके कुछ गुण आते हैं बेटा, बहुत सारे गुण हैं, जिसमें मैं काम के कुछ गुण को लिखवा देता हूं। पहला, यह धनात्मक से स्टार्ट होता है, धनात्मक से प्रारंभ होती है, धनात्मक से प्रारंभ होती है, एवं ऋणात्मक में, ऋणावेश या ऋणात्मक बोल दो, ऋणावेश में समाप्त। ठीक है जी। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तीसरा, ये सरल रेखा या वक्र हो सकती है, सरल रेखा अथवा वक्र हो सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो ये कोण का निर्माण नहीं करेंगे,
है ना। तो चौथा बेटा ये कोण का निर्माण, ये लूप नहीं बनाते, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो ये देख दो, ये लूप नहीं बनाती, ये लूप नहीं बनाती, कोण का निर्माण नहीं करती, है ना। काफी सारे गुण होते हैं, इतना याद रख लेना बस चल जाएगा। लूप बना नहीं बनाएगा मतलब धन से शुरू होगा, ऐसे निकलेगा, लेकिन वापिस नहीं आएगा। एक बार निकल गया तो या तो माइनस में जाकर खत्म हो जाएगा, या माइनस नहीं अनंत तक जाएगा, वापिस नहीं आएगा, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, जिसको विद्युत बल रेखा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत को समझाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बड़ा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन संधारित्र का सिद्धांत जो है ये छोटा क्वेश्चन में आ सकता है 3 नंबर वाले में। देखो बेटा बहुत सारी थ्योरी जो है, ये कहानी जो है उसको मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, यहाँ पे ये बड़ा सा कर दिया हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लो, बाकी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हुआ क्या है यहाँ पे ना, ये जो लाइन दिख रहा है ना, वो चलो प्लेट है, ऐसे शीट है, शीट, तो इसको ऐसे रखोगे तो लाइन जैसे दिखेगा। तो ये एक शीट है, ये जो शीट है ना, ये जो चादर है, इसको ना धन आवेश दिया गया है, इसको धन आवेश दिया गया है। अब इसके समीप एक दूसरा शीट लाया गया है, इसको कोई आवेश नहीं दिया है। तो देखो इस आवेश के कारण प्लस है, तो इसको देख के इसके आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा, ललचा के इस पे इलेक्ट्रॉन सामने आ जाएंगे। अब देखो शुरुआत में जो है इसमें कुल आवेश शून्य था, अंदर में माइनस बना, तो बाद में भी तो आवेश को शून्य होना पड़ेगा ना, नहीं तो आवेश संरक्षण का नियम खत्म हो जाएगा। तो ये माइनस को, ये जो ऋण आवेश है उसको बैलेंस करने के लिए उस पार जो है बाह्य पृष्ठ में धन आवेश आ गया। अब क्या किया बेटा, जो धन आवेश है ना, उसका संपर्क हम पृथ्वी से कर दिए, इसको पृथ्वीकृत करना बोलते हैं, अर्थिंग नाम सुने होंगे, इसी को बोलते हैं पृथ्वीकृत करना। और पृथ्वी जो होता है वो एक समुंदर है धन या ऋण आवेश का, सबको खा देता है वो, तो जितने भी धन आवेश है ना उसको खा दिया। अब अंदर में सिर्फ धन और ऋण, तो अंदर में एक विद्युत क्षेत्र बन गया, तो विद्युत क्षेत्र बन गया तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बनने से ऊर्जा मिल जाएगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है, यही उसका सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते जाओ, संधारित्र का संयोजन, एक है श्रेणी क्रम संयोजन, एक है समांतर क्रम संयोजन। इंपॉर्टेंट है ये भी। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में थोड़ा सा देखो बेटा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हमारे पास है, इसको समझा देता हूं मैं, देखते जाओ। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। ठीक है, अब ये ना एक्चुअल में ना इसका एक और सर्किट में बना रहा हूं, ये सॉरी, हाँ, ये एक संधारित्र, ये 2 संधारित्र, ये 3 संधारित्र, इसकी धारिता C1 C2 C3। ये मान लो एक किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिया हूं जिसका विभव V है। अब इस पे मान लो Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो एक चीज को ध्यान में रखना, देखो बेटा संधारित्र का सिद्धांत Q बराबर होता है CV, ये फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, या V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, ये दोनों यहीं से आया है ना। अब यहां से देखते जाओ, जब श्रेणी क्रम होता है ना, इसमें एक चीज अच्छे से ध्यान में समझना, श्रेणी क्रम जो होता है ना उसमें Q जो होता है, Q इधर लिख रहा हूं, ठीक है, Q जो होता है ना, Q आवेश या तो धारा, ये होता है समान, आवेश या तो धारा समान होता है, और विभव जो होता है ना V, ये होता है अलग अलग सब में, क्योंकि भैया इनके सिरे अलग अलग है ना, इसका सिरा अलग है, इसका सिरा अलग है, आपस में जुड़े थोड़ी हैं, जुड़े होते तो समान होता, तो कहने का मतलब इसमें विभव अलग अलग होता। तो ये जो V है ना, ये इसमें V1 है मान लो, V2 है मान लो, V3 है मान लो, तो विभव जो है तीनों में बढ़ गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, जो विभव है वो बढ़ गया तीनों में, V1 प्लस V2 प्लस V3 बन गया है। अब V बराबर, अगर मान लो पूरा का परिणामी धारिता C होगा, तो विभव के जगह क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, V बराबर Q बाई C, क्यों की भैया धारा तो एक ही निकल रहा है ना, सॉरी आवेश तो एक ही निकल रहा है ना, तो Q बाई C बराबर V1 के जगह इसका विभव क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें Q है तो इसका नहीं हो जाएगा V1 कैसे लिख सकते हैं, V1 ये लिख सकते हैं Q बटे C1, ऐसी V2 Q बटे C2, V3 Q बटे C3 है ना। तो ये देखो, ये यहां से ऐसे हुआ है, और V की जगह Q बाई C ये आ गया है। अब ये सब चीज देखो, V1 की जगह Q1 बाई C1, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3, ये सब देखो, ये V की जगह ये Q बाई C, और इसके जगह ये सब, ये भी विभव ये भी विभव, समझ में आया, ये इतना V की जगह देखो Q बाई C1, इसके जगह Q बाई C2, इसके जगह Q बाई C3, सबसे Q को उड़ा दो,
1/c परिणामी धारिता होगी 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सबसे कॉमन निकल जाएगा ना, इससे कट जाएगा दूसरी तरफ से, ये कॉमन निकला, कट गया, ये निकल गया, ये हो गया। ये तुम्हारा श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। आसान है बिल्कुल, बता रहा हूं। जो अलग है ना उसी को लेके चलना है, विभव अलग है ना, विभव लेके चलेगा। अभी देखो अब आएगा समांतर क्रम, है हाँ है, ये है समांतर क्रम। अब देखो समांतर क्रम में मान लो एक संधारित्र है, ये धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3, ठीक है। अब समांतर प्लेट में क्या होता है, इसका फिर से मैं सर्किट बना रहा हूं अपने से। ये 3 संधारित्र जुड़ गए हैं और ये ऐसे कोई बाह्य विद्युत इसमें लगा दिए हैं, बैटरी या सेल को V विभव से। अब देखो भैया, इसका टर्मिनल इसका भी एक तरफ है, इसका भी एक तरफ, इसका भी एक तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता यह है कि जो V होता है ना वो होता है समान, V समान होता है, लेकिन Q अलग अलग होता है, Q अलग अलग होता है। तो Q ये जाएगा और इसमें बढ़ जाएगा, इसका हो जाएगा Q1, इसका हो जाएगा Q2, इसका हो जाएगा Q3, तीनों में अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे संधि है ना, संधि में आवेश बढ़ जाता है, धारा भी बढ़ता है, तो सबका अलग अलग, लेकिन विभव समान। इसका भी है तो इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब देखो जी, अलग क्या है, Q, उसी को लेके चलना है। तो Q बराबर लिख सकता हूँ, Q जो है वही तो बटा है क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। अगर Q बराबर होता है CV, अभी बताया था, परिणामी धारिता अगर C है तो Q बराबर लिख सकता हूँ CV, तो ये Q1 को क्या लिख सकता हूँ, C1V, इसको लिख सकता हूँ C2V, इसको लिख सकता हूँ C3V। हो गया बेटा, तो CV बराबर V कॉमन ले लो जी, C1 प्लस C2 प्लस C3, V उड़ा दो, सॉरी V उड़ा दो, C बचा है ना, C बचा है, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, V बोल के C को उड़ा दिया था, ठीक है जी, ठीक। ये हो गया श्रेणी क्रम सॉरी समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध में अलग होता है ना, ये श्रेणी क्रम में आता है। आगे बढ़ो जल्दी, बहुत सारे हैं, टाइम बचाना है अपने को। संधारित्र को आवेशित करने पर स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक पूछा है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हेतु, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना होता है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बेसिकली याद रखना तुम लोग, है ना। स्थितिज ऊर्जा कैसे करते हैं, देखो संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा अगर संचित करना है तो उसको आवेश दे दो। भाई आवेश देने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। देखो स्थितिज ऊर्जा जहां भी आए समझ लो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य जो होता है उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, रूपांतरण होता है ना बेसिकली। तो यहां से कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कार्य करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं क्यों आवेश दिए, क्यों आवेश देने पे इसका जो विभव है, विभव वो जो है डीवी बदल गया। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, डीडब्ल्यू, थोड़ा सा कार्य थोड़ा आवेश दिए ना, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डीवी। कार्य का ही सूत्र होता है, शुरू में बताया था। इंटीग्रेट मारो और किस्सा खत्म करो, कार्य हो जाएगा 0 से W, है ना। अब यहाँ पे आवेश कितना, कहां से कहां दे रहे हो, 0 से क्यों तक दे रहे हो, किस्सा खत्म कर दो, डीवी। 1 मिनट, कार्य इतना और ये हो जाएगा, ये आपका आवेश दे दिए, है ना, यहां से कार्य V इंटू डी क्यू, ठीक है, ये डी क्यू है। 1 मिनट, इसको डी क्यू, अच्छा चार्ज थोड़ा दे रहे हैं ना, चार्ज थोड़ा दे रहे हैं तब विभव V हो रहा है, तो एक्चुअल में ये ऐसे हो जाएगा V इंटू डी क्यू, ऐसे हो जाएगा। V का फॉर्मूला यूज कर देना, देखो बेटा ये हो जाएगा टोटल W और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 0 से Q, अच्छा Q की लिमिट है तो Q ही होगा ना, V इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q बाई सी, है ना, Q बाई सी, ये हो जाएगा डी क्यू, 1 बाई सी बाहर निकाल दो, 1 बाई सी निकल गया बेटा, 0 से Q, ये हो जाएगा Q इंटू डी क्यू। इंटीग्रेट कर दो, समाकलन इसका क्या हो जाएगा 1 बाई सी और ये हो जाएगा Q का स्क्वायर बाई 2, यही होता है 0 से Q, लिमिट लगा दो, ये यहाँ पे है अपन, ठीक है, ये आया अपना। बस एक बार अपर लिमिट, एक बार 0 लोअर लिमिट, हो गया Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। अब यहाँ से ना इसका और फॉर्मूला आता है, ये समझ में आ गया ना, इसके जगह बड़ा वाला Q आ जाएगा तो Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 का तो है ना, 0 में तो 0 खत्म हो जाएगा ना सब, ठीक, तो ये हो जाएगा। अच्छा इसका एक और फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C आया ना, इसको देखो एक और फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला कोई भी पूछ सकता है, ऊर्जा का देखते जाओ, ये आया है हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये आया है, देखो Q बराबर होता है CV, Q बराबर होता है CV, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा CV होल स्क्वायर बाई C, एक C से एक C उड़ेगा, एक C बचा है ना, ऊपर स्क्वायर है, तो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, एक और आया, समझ में आया, ये हो गया, Q वाला आ चुका है। अब एक काम करो, यहां से हाफ और ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई V और ये हो जाएगा V स्क्वायर, ये कटा तो एक आ जाएगा हाफ QV। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये,
इसको ध्यान में रखेंगे। 3 फॉर्मूले हैं, मेन तो ये वाला, तुम लोग ये ला सकते हो, ये वाला चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर इस फॉर्म में दे दिया है तब की बात है, वो यहीं से आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। विद्युत धारा, ये दूसरा इकाई है, विद्युत धारा अपन शुरू कर रहे हैं, है ना। आप लोग को बता दूं, हमारे पास कुछ बच्चे और भी बैठे हैं, तो मेरी जो नजर इधर उधर जा रही है, मतलब इन बच्चों को भी पूछ रहा हूं मैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है समझ में। विद्युत धारा देखते जाओ बेटा। पहला है अनुगमन वेग, क्या होता है उसको बताओ, और अनुगमन वेग करते हुए, अनुगमन वेग और धारा में संबंध आसान है बच्चों वाला। देखो, कोई भी जो धातु का पृष्ठ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। जब उनको किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देना मतलब सेल या बैटरी जोड़ दो परिपथ में, तो ये जो परिपथ है, परिपथ ये सॉरी ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर वायर है, मतलब चालक है, उसको ऐसे जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दोगे ये, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस की तरफ ऐसे कूद के भागते भागते आना नहीं चाहेगा, आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आएगा, जब परिपथ को या जब किसी धातु को, है ना, जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए सेल या बैटरी जोड़ के, तब इलेक्ट्रॉनों के जो औसत वेग होते हैं ना, ये अनुगमन वेग कहलाते हैं। ठीक है, देखो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत और औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, इस नियत और औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। धारा और अनुगमन वेग में ये होता है बेटा संबंध। अब ये इसको याद करने का आसान तरीका देखो, n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A जिस तार में, जिस चालक में बह रहा है उसका क्षेत्रफल, और VD जो है यही है अनुगमन वेग। आई धारा है, तो धारा और अनुगमन वेग में ये होता है संबंध। ठीक है, यहाँ पे इसको एक और अच्छा याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। पहले इसको लिख दो VD और ENA, इससे क्या हो जाएगा, इससे एक नाम बन जाएगा वीणा, तो याद हो जाएगा आसानी से, वीणा। ठीक है, अच्छा, अनुगमन वेग का जो मान होता है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूं बेटा, वो होता है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं जी। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध क्या होता है बेटा, प्रतिरोध वो कारक होते हैं जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जो धारा को अच्छे से प्रवाहित नहीं होने देते, है ना। ये धारा के प्रवाह में या आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो ये उधर दिया है, बोल रहा है, तो जो मैं बोला वही है। ठीक है, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं, इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है ओम। ओम क्या हो गया, इसका मात्रक हो, वेट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम। ओम, महाशिवरात्रि का दिन है, जोर से बोलो ओम। ठीक, चलिए किस पे निर्भर करता है, सबसे पहले लंबाई के समानुपाती होती है, जितनी लंबाई उतना प्रतिरोध। ठीक, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। व्युत्क्रमानुपाती दोनों को एक साथ लिखेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक नियतांक लगाते हैं, रो जो होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चालक का क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। और तीसरा ताप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ताप पर भी निर्भर करता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। उसके अलावा ना प्रतिरोध जो होता है ना, वो अलग अलग मटेरियल का भी अलग अलग होता है, कॉपर का अलग होता है ना, एल्यूमिनियम का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। प्रतिरोध जो होता है एक नाइक्रोम एलॉय है, एक उसका बहुत ज्यादा होता है, चांदी का सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, हो गई। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखना है। विद्युत वाहक बल बेटा होता क्या है कि जब भी कोई परिपथ को जब किसी सेल या बैटरी से जब हम जोड़ देते हैं, तो सेल या बैटरी के कारण अभी परिपथ में धारा चालू नहीं हुआ है, खाली जोड़े हो, है ना, तो वहां पे जो प्रतिरोध क्या बोलते हैं, सेल या बैटरी से अगर उसको जोड़ दिए हैं, तो पूरा जो विभव बनेगा
पूरे सर्किट में अभी चालू नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल। अब जैसे ही क्लिप को चालू कर दो तो धारा प्रवाहित होने लग गया। अब धारा प्रवाहित होगा तो वो जो परिपथ है वो कुछ प्रतिरोध, उसका परिपथ का प्रतिरोध कुछ धारा को खाएगा कि नहीं, विभव को खाएगा। तो ईएमएफ जो होता है ना, जिसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, वो जो होता है ना कुछ विभव को खाएगा और जो बचा खुचा रहता है उसको विभवांतर बोलते हैं। तो सेल या बैटरी में जो पूरा जो विभव दिया है ना उसको बोलते हैं विभवांतर, सॉरी विद्युत वाहक बल। और जो प्रतिरोध के खाने के बाद जो बचा है वो होता है विभवांतर। तो बड़ा कौन है? विद्युत वाहक बल। समझ पाए? विद्युत वाहक जो बल है ना उसी में थोड़ा सा, उसी में जो प्रतिरोध है ना वो विभव को खा गया और बचा खुचा दे दिया। ठीक है। एक बात, जो परिपथ जो है वो चालू होने से पहले, है ना, धारा प्रवाहित होने से पहले अगर जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल है, प्रवाहित होने के बाद विभवांतर हो गया। ठीक है, तो विभवांतर बड़ा होता है। विभवांतर जो होता है ना, देखो विद्युत वाहक बल बड़ा होता है, आई एम सॉरी, जो ईएमएफ को ई से दर्शाते हैं ये क्या करता है, ये तो विभवांतर देगा इसको, और जो बचा खुचा है ना वो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध खा जाएगा। तो V बराबर आई आर, आंतरिक प्रतिरोध का विभव। तो देखो ये ई सबसे बड़ा हो गया, ये विभवांतर भी दिया और आंतरिक प्रतिरोध को भी दिया, तो आंतरिक प्रतिरोध पहले खा जाएगा, जो बचा कुछ वही विभवांतर होता है, ये ईएमएफ। अब देखते जाओ, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है, जबकि सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब धारा प्रवाहित तभी नहीं करना है। यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है, धारा प्रवाहित होने के बाद होता है। ठीक है, यह शब्द का उपयोग विद्युत स्रोत जैसे देखो जनरेटर के लिए, सेल या बैटरी, डायनेमो, ये सब के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका किन्हीं दो खुले बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर ये होता है। ठीक है, इस शब्द का उपयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता। परिपथ को अगर खत्म ही कर दोगे तो कहां बनेगा? सर्किट जरूरी है ना इसके लिए, तो इसके लिए तो नॉर्मल वायर में भी बता सकते हो, V1 V2 तो विभवांतर V1 माइनस V2, इसके में अभी बता सकते हो, विभवांतर तो है ये भी, है कि नहीं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसको तो डिपेंड ही नहीं करना है ना। उसका जो सेल है 10 वोल्ट की जो बैटरी है ना, अब इसमें 10 वोल्ट की बैटरी ऐसे जोड़ दिया मैं, तो इसका विद्युत वाहक बल जो है ना वो 10 वोल्ट ही है। लेकिन अब क्लिप लगा दी, अब इसमें करंट चालू होने लग गया ना, अब इस पूरे परिपथ में 10 वोल्ट नहीं है, ये कुछ खाया है कि नहीं। तो भाई सर्किट बनाओगे तब तो 10 वोल्ट समझ में आएगा, है ना, ऐसा है ये। हाँ, विभवांतर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है, दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाले प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। ये प्रतिरोध पर निर्भर करता है, इसको लेना देना ही नहीं है, 10 मतलब 10, है ना। इसके लिए प्रतिरोध होना जरूरी है, क्योंकि प्रतिरोधी कुछ खाएगा तभी तो बचा कुछ इसको मिलेगा, है नहीं, ये होता है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित कीजिए। देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है समझ में आ गया है ना। जब कोई परिपथ को किसी सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके अधिकतम विभव जो होता है, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, उस कंडीशन में अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल बोला जाता है ना। आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? आंतरिक प्रतिरोध ना बेटा, आंतरिक प्रतिरोध किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के कारण या उसके अपघट्यों के कारण उत्पन्न प्रतिरोध होता है ना। ये तो किसी परिपथ के अपघट्यों, विद्युत अपघट्यों या इलेक्ट्रोडों के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध के कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, ये हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में होता है किसके साथ? श्रेणी क्रम में होता है बाह्य प्रतिरोध के साथ। बाह्य प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। यहाँ पे जैसे ना थोड़ा सा गलत है डायग्राम, इसको ना एक्चुअल में ऐसे बनाना चाहिए था। ये बाह्य प्रतिरोध R बना दिए, ये सेल का ईएमएफ E है मान लो, इसके साथ ये छोटा सा स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, मान लो ये प्लस माइनस धारा I प्रवाहित हो रही है। प्लस माइनस बना लेना, नंबर कटने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये हो गया, ये E क्या काम कर रहा है? देखो I बराबर होता है V बटे R, I बराबर होता है V बटे R ओम के नियम से बाह्य प्रतिरोध के लिए। लेकिन इस परिपथ के लिए I बराबर V के जगह आ जाएगा E पूरा ईएमएफ ले लिया, और R की जगह क्या आएगा? देखो R प्लस R दोनों भी तो है ना, अब दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा R प्लस R। देखो बेटा ये वाला और ये वाला दोनों को बराबर कर दो, V बटे R बराबर E अपॉन R प्लस R, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कुछ नहीं होगा। इसका इसके साथ गुणा कर देंगे हम, V का R के साथ VR, V छोटा r, RE हो गया ER।
अब देखो ये चाहिए, इसको उधर भेज दो, ये माइनस हो गया, ये दोनों में से आर कॉमन ले लो और वी को उधर भेज दो, बटन चल दिए, वी एक बार ई के साथ, वी एक बार वी के साथ, ई वी 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 के साथ एक हो गया आंतरिक प्रतिरोध। आसान है बिल्कुल, है ना। हाँ ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है काम का किरचॉफ का नियम, ठीक है, बड़ा सरदर्द है, देखते जाओ जल्दी से। किरचॉफ का नियम, समय लगता है। किरचॉफ ने दो नियम दिया था। पहला नियम क्या बोला था? पहला जो नियम है इसको किरचॉफ का आवेश नियम बोलते हैं। किसी विद्युत परिपथ, देखो किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, देखते जाओ, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर, जंक्शन, संधि किसको बोलते हैं? जहां पे कम से कम 3 धारा का रास्ता हो, पथ हो, कम से कम 3, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया बना दिए, जितने भी धारा है सबका बीजगणितीय योग, सबको जोड़ दो बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आने वाली धारा है उसको प्लस ले लो, जाने वाली धारा को माइनस ले लो। जैसे कि ये दिख रहा है, देखो बेटा, यहाँ पे ये I1 आ रहा है, प्लस लिख दो, ठीक है ना, प्लस I1 लिख दो। I2 कहाँ है? जा रहा है, माइनस लिख दो। I3 जा रहा है, माइनस लिख दो। I4 आ रहा है, प्लस लिख दो। I5 जा रहा है, माइनस लिख दो। I5 को माइनस लिख दो, बराबर 0, यही तो बोला है। माइनस को उस तरफ भेज दो, तो ये दोनों I1 प्लस I4 को रहने दो जी, I2 I3 I5, I2 प्लस I3 प्लस I5 गया। तो यहां से एक चीज दिख रहा है क्या? आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं, है ना। तो आने वाली धारा बराबर हो रही है जाने वाली धारा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो यहाँ पर आवेश का कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये नियम जो है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्लियर है? पहला नियम किरचॉफ का। दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है? देखो दूसरा नियम ये बोलता है, किसी बंद, ये वही चीज है ना जो बताया था, किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, उसमें जितना विद्युत वाहक बल होगा सबके योग के बराबर होगा। तो इसको भी जोड़ दो, तो इसको भी जोड़ देना सबको, ये होता है। मतलब IR भी तो विभव है ना, बराबर उसका विभव। तो एक्चुअल में ये जो नियम है ना, इसे भी बोलता है जितना भी विभव है ना सबका बीजगणितीय योग बराबर 0, ऐसा भी बोलता है ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, इसमें करना क्या होता है। देखो बेटा, इसका एक तो मस्त नियम है, ये नियम बस को आपको समझना है। देखो ये जो ना एक परिपथ दिख रहा है, परिपथ में ना बंद परिपथ में होता है ये, ठीक है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है बंद परिपथ में ही लगाना है आपको। बंद परिपथ में ना यहाँ पे ये जो क्लोज लूप दिख रहा है, इसमें करना क्या है, आप ना कैसे भी चल सकते हो, आपकी मर्जी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब इसमें ना 2 टाइप का विभव बनेगा, एक तो ये जो सेल जुड़े हुए हैं उसका विभव, एक तो प्रतिरोध का विभव। प्रतिरोध का भी विभव होता है V बराबर IR, ओम का नियम, है ना। तो ये दोनों का विभव और ये दोनों का विभव। तो एक तो लूप को पकड़ लो, कोई सा भी लूप को पकड़ लो, पहला वाला, ये लूप का नाम होगा ADCBA, ADCBA, ठीक है, लूप ADCBA, ये वाला लूप, ठीक है। अब ये वाले लूप में ना चलते जाना है। अब हुआ क्या है, देखो ये वाले लूप में ना जब जैसे चल रहे हैं, A से D कुछ नहीं मिला, लेकिन D से जा रहे हैं, तो ये 2 आइटम मिल रहा है अपने को। देखो अब ना धारा निकालो सबसे पहले। तो धारा कहां से निकाल रहे हैं उसको देखो। हम जो है ना धारा निकाल रहे हैं, यहां से I1 निकाल रहे हैं और यहां से I2 धारा निकाल रहे हैं। देखते जाओ धारा कैसे निकाल रहे हैं। यहां से I1 धारा निकाल रहे हैं और यहां से हम I2 धारा निकाल रहे हैं। अब ये दोनों मिलके दोनों जुड़ जाएगा, तो इसमें से जाएगा I1 प्लस I2 की धारा। अब यहां से बहेगा और यहां से I1 प्लस I2 में वापिस से अंदर में चले जाएगा। जितना I2 निकल रहा है तो I2 इसको मिलना चाहिए, और यहां से I1 प्लस I2 में I1 इसको मिलना चाहिए। जितना धारा निकाले हो उतना उसको वापस दे दो सेल को, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम चलेंगे तो सबसे पहला ये आएगा। अब इसमें जब हम ऐसे जाएंगे ना, तो देखो EMF में E जो है माइनस, वोल्टेज इसमें कम हो रहा है क्या? आखिरी में कौन से में पहुंच रहे हैं? देखो आखिरी में माइनस वाले डंडी में पहुंच रहे हैं क्या इसमें? तो माइनस वाले डंडी में पहुंच रहे हैं तो ऋण लगा दो, तो माइनस हो जाएगा E2। अब प्रतिरोध का कैसे लिखेंगे देखते जाओ। हम ऐसे जा रहे हैं लूप में, ऐसे हमारा रास्ता ये है, तो रास्ता ये है और प्रतिरोध इधर है, रास्ता ये है और प्रतिरोध, तो इसका विभव कैसे IR लिखाएगा? I, तो I की जगह I2 और R के जगह R2, इसका प्रतिरोध IR। और लूप
ऐसे और धारा ऐसे, जब दोनों लूप और धारा अगर आपस में विपरीत हो जाए तो लगा देना है प्लस। फिर से समझो, ई में कैसे करना है, ई में आखिरी डंडी कौन सा पहुंच रहा है ये देखना है, और आर आई बस में ये देखना है बेटा, अगर लूप में ऐसे जा रहे हैं ना, अपन नाम देख लो, ऐसे जा रहे हैं और धारा ऐसे आ रही है, तो अगर विपरीत हुआ तो प्लस, सेम दिशा में हुआ तो माइनस, बस बात खत्म। अब देखते जाओ, ये देखो करंट भी ऐसे, लूप भी ऐसे, लूप ऐसे, और ये करंट भी तो ऐसे ही जा रहा है, क्या धारा ये दे तो माइनस, अभी बोलो माइनस, ठीक है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, एक ही दिशा में है तो ये हो जाएगा I1 R1, I1 R1। अब इसमें देखो ये गए तो आखिरी में देखो प्लस वाले डंडी पहुंच रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस E1 बराबर 0। देखो बेटा माइनस E1 E2 को एक तरफ रख दो, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, और बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये उधर जा प्लस हो जाएगा I1 R1, और ये माइनस हो जाएगा I2 R2। बस काम खत्म, वही सेम काम इस वाले में कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ है जी, E1 माइनस U2, I1 माइनस I2, ठीक है, आसान है बिल्कुल, सेम काम करना है इसमें। बताओ किरचॉफ लॉ समझ में आया क्या, किरचॉफ का नियम है ना, किरचॉफ का नियम से रिलेटेड व्हीटस्टोन सेतु है, ये अगर समझ में आ गया, व्हीटस्टोन सेतु ऐसे बच्चों वाला खेल है, देखते जाओ, ठीक है, खटाक से खत्म कर देता हूँ। देखो व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोध ले लिया, 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध लिया है, और चारों को ना समांतर चतुर्भुज में लगा दिया, ये जैसे है ना, एक्चुअल में ब्रिज जैसे किया था ना, इसलिए सेतु, सेतु मतलब ब्रिज, दो को ऐसे ऐसे और दो को ऐसे ऐसे, इस मजा आ रहा है क्या, ये ऐसे ऐसे, इधर से चढ़ रहा है इधर से उतर रहा है, ब्रिज बन गया ना, 4 ठोक है चारों को, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला ना, और अब दो इसको विकर्ण जो है ना उसमें लगा दिया धारामापी, ठीक है। उन्होंने एक शब्द दिया था जिसका नाम है सेतु संतुलन की स्थिति, सेतु संतुलन, सेतु संतुलन की स्थिति में ना धारामापी में जो करंट भी जो भी जाएगा उसका मान 0 हो जाएगा, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बताऊं, किन्हीं भी दो इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड जो है, दो इसको बोलते हैं संगत भुजा, मेरे ख्याल से आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो P/R संगत भुजा अन्य संगत भुजा के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। फिर से बोल दूं, सेतु संतुलन की स्थिति में समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजा संगत भुजा के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। तो ये दोनों संगत ले लो, PR/QH, या PQ भी ले सकते हो, इसको इधर उसको उधर भेज दो ना यार, तो PQ/RS ये भी कर सकते हो तुम। अब समझो इसको, मान लो ये जो चारों प्रतिरोध है उसको एक सेल से जोड़ दिए जिसका EMF विद्युत बल E है, I धारा बह रही है, I धारा जैसे ही जाएगी इसमें I1 निकल जाएगा, इसमें I2 निकल जाएगा, समझ पा रहे हो, निकल जाएगा I1 I2। और देखते जाओ, गड़बड़ सड़बड़ दिया है इसमें, अच्छे से नहीं दिया है जैसा देना चाहिए, खैर इसको मैं समझा देता हूं अपने से, तुम लोग बस समझना इसको, ठीक है। देखते जाओ, I1 I2 गया, ठीक है। अब यहां से ना, अब सेतु संतुलन की स्थिति में अगर बना रहा हूं तो इसमें मान लो IG धारा बह रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है ना, और हुआ ये है कि यहां से मान लो फिर से I1 निकल गया, I1 आया तो I1 निकल भी गया, इसके में तो कोई धारा नहीं जा रहा है, तो I2 निकला तो इधर से I2 निकल गया, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे करो क्या, यहाँ पे लगा दो लूप किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है, चलते जाओ ना, कौन सा लूप, ABDA में इसका प्रतिरोध कितना निकलेगा भैया, लूप भी ऐसे ये भी ऐसे, माइनस कर दूं, धारा और लूप सेम डायरेक्शन में, तो जाएगा इसका I1 और ये हो जाएगा P, उसके बाद इसका तो कोई काम नहीं है, I ही 0 है ना इसमें, तो है ना, चाहो तो लिख सकते हो IG, लेकिन मत लिखो। इधर देखो, ये लूप ऐसे, ये ऐसे, लूप ऐसे, ये ऐसे, अपोजिट होता है तो बेटा प्लस लिखते हैं इसको, वेट ये तो माइनस लिखाएगा ना, सेम डायरेक्शन, और ये प्लस लिखाएगा, ये हो जाएगा I2 और ये हो जाएगा R बराबर 0, इसको उधर भेज दो, तो I2 इंटू R बराबर I1 इंटू P, तो I1/I2, इसको उधर भेज दो, उसको इधर ले आओ, तो R/P बराबर I1/I2, एक तो समीकरण हो गया जी। अब दूसरा समीकरण इस तरफ ले आऊं, ए वाले लूप में चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज चल दो ना, वामावर्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो BDCB कौन सा लूप है, BDCB में ऐसे जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये पड़ेगा, लूप भी उधर धारा भी उधर, माइनस कर देता हूं, माइनस I2S, ये प्लस करंट ऐसे धारा ऐसे, है ना, धारा से लूप ऐसे,
प्लस प्लस ये हो जाएगा I1Q, I1Q बराबर 0, इसको उधर भेज दो तो I1Q बराबर I2S, इसको उधर तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा I1 बटे I2 बराबर ये उधर तो इधर Q बटे S। देखो I1 बटे I2, देखो I1 बटे I2, तो Q बटे S लिख सकते हैं क्या, Q बटे S बराबर R बटे P, है कि नहीं। अब Q बटे S ही आया ना, Q बटे S, Q बटे S। एक काम करते हैं, लाना क्या था अपने को, P बटे Q, कुछ तो गलत आया ये, इसमें देखते जाओ, यहाँ पे कुछ तो गलत किए होंगे अपन, इसलिए नहीं आया है ये। I1 बटे I2 ये उधर जाके प्लस हो गया, I1 बटे I2 S बटे Q है यार, तो कहाँ से आएगा, देखो I2 इधर Q उधर, तो Q बटे में जाएगा ना, तो S बटे Q हो गई एक्चुअल में, तो ये हो जाएगा S बटे Q, है ना। तो पलट दो, आ गया वैसे, Q बटे S बराबर P बटे R, है ना। अब ये उधर ये इधर, तो P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इधर तो Q बटे P को पलट की Q बटे P, अरे यार देखते जाओ यार, कंफ्यूज कर दे रहे हो तुम लोग। ये इधर ये उधर, तो Q बटे P बराबर S बटे R, पलट दो तो P बटे Q बराबर R बटे S, ये तो बोल रहा हूं छोटे, हो गया, ठीक है। यहां तक लाना है भैया, 3 नंबर का सवाल है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जल्दी, फटाफट फटाफट, नए चैप्टर आगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे में बता रहा हूं, जितने भी टाइप के तरंग हैं, 25 को छोड़ दो, 25 को छोड़ दो, 25 में जो आया था, जितने भी टाइप के तरंग है ना, वो कहां से बनता है, कैसे बनता है, क्या उपयोग है, पढ़ लो बस, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बोल रहा हूं ना बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 25 में देख लो, 25 में मेरे ख्याल से वो आया था, इंफ्रारेड आया था, अवरक्त किरणें और अल्ट्रावायलेट आया था साथ, एक बार देख लेना, है ना। मतलब पराबैंगनी किरणें, है ना, तो पराबैंगनी मतलब इंफ्रारेड और अवरक्त किरणें, है ना। पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट होता है, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें होती है ना, ठीक है। तो अब देखते जाते हैं अपन, एक्स किरणें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आ सकता है, देखते जाओ। हाँ देखो, जैसे कि शुरू से पढ़ दे रहा हूँ, रेडियो तरंग का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत मेरे को लग रहा है इसको है। रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग। रेडियो तरंग जो है दोलित्र परिपथों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, या ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी उच्च आवृत्ति करके भी लगा के भी किया जा सकता है, दो तरीके होते हैं। एक मिनट, इसको मैं एडजस्ट कर दूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, उत्पन्न किया जा सकता है रेडियो तरंग, दूरदर्शन की संचार प्रणाली में उपयोग करेंगे, सेल्युलर फोन में यूज करते हैं। एक्स किरणों का उत्पादन कैसे किया जाता है, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। एक्स किरण कैसे करते हैं, जो एक जो भारी धातु होता है ना, जैसे टंगस्टन वगैरह हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन का बमबारी बौछार कर देंगे एकदम, तो जो किरणें उत्पन्न होगी एक्स किरण होती है। एक्स किरण का उपयोग क्या करते हैं, हड्डी वड्डी टूटा था पता लगाते हैं ना, एक्सरे करवाते हैं ना, वही तो उसका उपयोग है, ठीक है। और जैसे कोई क्रिस्टल की संरचना जो होता है ना, उसका पता लगाते हैं अपन कि कैसे होता है, जैसे देख लेते हैं क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में ये और ये टूटी हुई हड्डी, बाकी इसका उत्पादन कैसे हो, भारी तत्वों पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार करेंगे, है ना। गामा किरणों का उपयोग कैसे करेंगे भैया, कीटाणुओं को मारते हैं, कैंसर वाले कीटाणुओं को, कीड़ों को मारते हैं, ठीक है। कैंसर के जो वो होते हैं ना, कैंसर, है ना, कैंसर के जो कीटाणु होते हैं ना, उसको वायरस बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो भी है, कैंसर के जो सेल होते हैं उसको मार देते हैं इसमें, खैर। तो गामा किरणें जो है नाभिकीय अभिक्रिया से होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना, उससे गामा किरणें निकलती हैं, ठीक है। कैंसर का इलाज करते हैं इससे, और नाभिकीय संरचना का पता लगाते हैं बेटा। अवरक्त किरणें अल्ट्रावायलेट 25 में आया था, 24 में 23 में भी आया था, पढ़ लो भैया। अवरक्त किरणों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, दो प्रमुख उपयोग दीजिए। उत्पादन गर्म पिंडों से होता है, ठीक है। रेडिएशन होता है, रेडिएशन से निकलता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन रेडिएट करता है इसको, ठीक है। अंधेरे या धुंध में फोटोग्राफी के लिए करते हैं इसका उपयोग। अवरक्त लैंपों के निर्माण में, इंफ्रारेड सॉरी अल्ट्रावायलेट जो लैंप है उसमें करते हैं। पराबैंगनी इंफ्रारेड बोलते हैं इसको, इसको यूवी बोलते हैं, ये यूवी यूवी, इसको तो IR इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड चश्मा आता है, रात को देखते हैं, नाइट विजन ऐसा वाला है। हाँ, कहाँ है जी, पराबैंगनी,
पराबैंगनी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट हो गया, औरक्त हो गया इंफ्रारेड। एक मिनट यार रुको, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। औरक्त मतलब होता है इंफ्रारेड, है ना, और पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, यूवी, ऐसा है। ठीक है, तो गर्म पिंड से निकलेगा, अंधेरे में इसको देखते हैं, बोल दिया था, ठीक है, और इंफ्रारेड लैंप के निर्माण में करते हैं। ठीक है, ये है अल्ट्रावायलेट, सूर्य से निकलता है अल्ट्रावायलेट, है ना, जिसको ओजोन रोकता है ना। हाँ, तो सूर्य बहुत गर्म, सूर्य से या बहुत गर्म पिंड एवं विशिष्ट स्पेशल जो लैंप होते हैं उससे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन भी रेडिएट करता है ना। हीरे, देखो उपयोग क्या है, हीरे जवाहरात, ताजे अंडे एवं घी की शुद्धता का पता लगाने के लिए, है ना। उसके अलावा फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए इसका अपन उपयोग करते हैं। सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव रेडार वगैरह हम यूज करते हैं। उसके अलावा खाना वाना बनाने में ओवन वगैरह जो होता है ना, वो तो माइक्रोवेव होता है ना। तो देखते जाओ भैया, कहाँ है अपन, ये सूक्ष्म तरंगों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, या यहाँ पे ऐसे आ सकता है। देखो ये सब वैल्यूज को याद रखने की तुमको जरूरत नहीं है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या नाम है, इतना से इतना परास वाले का, ठीक है। तो सूक्ष्म तरंग क्या होते हैं, रडार प्रणाली में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो विशेष प्रकार के उत्पादन कैसे करेंगे, विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब द्वारा या मैग्नेटॉन के द्वारा, है ना। और रडार में इसका उपयोग करेंगे, और माइक्रोवेव ओवन जो बोलते हैं, इसी को ओवन लिख दिया, उसी में इसको उपयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया सूक्ष्म तरंगे। अब यहाँ पे ना एक तो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं तुम लोगों को, देखते जाओ ब्रह्मास्त्र क्या है। तू छोटा हो जा, ए लो, बस इसको पढ़ लेना। 25 में आया था बेटा, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी हटाओ, अवरक्त इंफ्रारेड हटाओ, बाकी सबको पढ़ लो। ठीक है, इंफ्रारेड वैसे कंटिन्यू 3 साल से आ रहा है ना, तो एक बार इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, काम करो, पढ़ लेना भाई, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। कहां से शुरू होता है, क्या क्या उपयोग है, बस इतना, एक तो पेज आराम से 3 नंबर अंदर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, सब बता दिया हूँ, सब तो बता ही दिया हूँ। रेडियो तरंग बच गया था, है ना। एरियल जो एंटीना में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका तीव्र त्वरण जो होता है, उससे ये उत्पन्न होता है रेडियो तरंग में। और उसके अलावा रेडार में यूज होता है रेडियो तरंग का। ठीक है, अच्छा, रेडार में ये भी होता है माइक्रोवेव, और ये भी होता है ना। तो ये है, जूम करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं, और 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं। एक तो ये वाला पार्ट, अगर आपको अच्छे से दिख जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर चढ़ा दे रहा हूं मैं, तो इसको ले लीजिएगा, ये हो गया आपका काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ ऐसे मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, विकिरण मॉडर्न फिजिक्स वाले उसमें आ गया पोर्शन में अपन, है ना। ये हुआ आपका इकाई 7वां, विकिरण की द्वैती प्रकृति, है ना। देखते हैं बेटा, विकिरण की द्वैती प्रकृति देखते जाओ। पहला है तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तापायनिक उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होने चाहिए। तापायनिक उत्सर्जन, देखो उत्सर्जन ना 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप का उत्सर्जन होगा बेटा। एक होगा तापायनिक उत्सर्जन, एक होगा क्षेत्र उत्सर्जन, और एक होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन में ना कोई धातु का जो पृष्ठ होता है ना, उसको गर्म कर देंगे, ताप दे देंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्षेत्र में क्या करेंगे, उसमें विद्युत क्षेत्र लगा देंगे, करंट चलने लग जाएगा। तीसरे में क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रकाश की किरण डाल देंगे, उपयुक्त अगर रहा इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा, काम हो जाएगा। जल्दी बढ़ते हैं, यहाँ टाइम बहुत हो रहा है। तो तापायनिक उत्सर्जन में फिलहाल फोकस करते हैं। किसी धातु को गर्म करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं, वही बात है ना। अब देखो क्या क्या गुण होने चाहिए धातु में, धातु का कार्यफलन कम हो, ताकि कम ताप पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। यहाँ पे ना एक वर्ड है कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है पता है, वो न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। ये अलग अलग धातु का अलग अलग होता है ना। धातु का गलनांक अधिक हो, जिससे गर्म होने पर पिघल ना सके, पिघल जाएगा ना नहीं तो, है ना। तो ये होता है। उसके अलावा देखो यहाँ पे आ गया प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। देखो बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब भी किसी धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त लाइट, उपयुक्त प्रकाश को जब इसमें आपतित किया जाएगा, तब उसमें से इलेक्ट्रॉनों का निकलना जब होगा, तब इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के चलेगा तो विद्युत चालू हो जाएगा, प्रकाश विद्युत एक साथ मिल गया। क्या बोले, आगे आएगा ना यार, हड़बड़ा क्यों रहे, खत्म कहां हुए, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, आसान है, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी भैया, बहुत सारा पेज है। ये आइंस्टाइन मिल गया रे, देख
आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बेटा? ये किसी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन में क्या करो, एक प्रकाश डाल दो। प्रकाश जो है मान लो उसकी आवृत्ति न्यू है, तो ये प्रकाश की ऊर्जा हो जाएगी एच न्यू, मैक्स प्लांक ने बताया था। अब ये जो इसमें पड़ा है, इसमें जो ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा जो पड़ी है वो दो काम करेगा। सबसे पहले क्या काम करेगा, ये जो ऊर्जा है ये तो इसको कार्यफलन देगा। पहले कार्यफलन को फाई से अपन दर्शाएंगे, और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर कूदेगा भैया, तो कुछ ना कुछ तो गतिज ऊर्जा होगा ना उसका, तो गतिज ऊर्जा देगा। तो ये ऊर्जा दो टाइप का काम करता है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। कार्यफलन क्या है बेटा? कार्यफलन वो मिनिमम, न्यूनतम एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ से बाहर निकले। तो भैया इलेक्ट्रॉन को सिर्फ निकालना भी तो थोड़ी है, भगाना भी तो है जोर से, तो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो होगा ये कि यहाँ पे ना जो ऊर्जा है ये तो कार्यफलन देगा, इसको तो कार्यफलन बोलते हैं, इसको कार्यफलन, और उसको गतिज ऊर्जा देगा। ई बराबर कौन सा ऊर्जा दिए हैं? एच न्यू दिए हैं, एच न्यू दिए हैं। कार्यफलन का सूत्र होता है एच न्यू नॉट, जहां पे इसको देहली आवृत्ति बोलते हैं। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति क्या है? न्यूनतम आवृत्ति जो होती है जिससे कार्यफलन संभव हो सके, ठीक है। और गतिज ऊर्जा दे देगा बेटा। गतिज ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन को ना इससे एक्स्ट्रा मिलता है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा से भागता है, तो वी मैक्स का स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर इसको इधर भेज दो, तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर, ये उधर आ गया तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो यहां से एच कॉमन ले लेना बेटा, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ गया, ठीक है। बस यहीं तक करना है काम को तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो फटाक से। द्रव तरंग क्या है? डी ब्रोगली का समीकरण उत्पन्न करना है। द्रव तरंग डी ब्रोगली ने ही बताया था। शुरुआत में कई साइंटिस्ट ऐसे थे जो कण मानते थे, जैसे आइंस्टाइन, कुछ ऐसे थे जो प्रॉपर उसको तरंग मानते थे, प्रकाश जो है उसको तरंग मानने वाले जैसे मैक्स प्लैंक हो गए, है ना, कण मानने वाले जैसे आइंस्टाइन हो गए। डी ब्रोगली बोला दोनों गलत हो, दोनों होता है वो, दोनों के समीकरण को पकड़ लिया। द्रव तरंग क्या होती है? ऐसी तरंग जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, या जिसमें संवेग हो। संवेग होता है तभी तो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान होता है तभी संवेग होता है, सॉरी उल्टा बोल देता, है ना, ये होता है द्रव तरंगे, उनको बोलेंगे द्रव तरंगे। मतलब ऐसी तरंगे जिनमें द्रव्यमान हो, जिसमें कणों का भी गुण हो, ठीक है, तो ये होता है इस सिद्धांत। देखो उन्होंने क्या किया था, दोनों का सिद्धांत को आपस में मिला दिया था। जैसे कि आइंस्टाइन ने क्या बोला था? आइंस्टाइन ने बोला था इसकी ऊर्जा जो होती है वो होती है ई बराबर एम सी स्क्वायर, फेमस है। और मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था? तरंग है तो तरंग के लिए भैया एच न्यू होता है, दोनों को बराबर कर दिया, एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू कर दिया, तो न्यू एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू होता है सी बटे लैम्डा, जहां लैम्डा उसका तरंग दैर्घ्य है, तरंग का, एक सी से एक सी कट गया, लैम्डा इधर, ये दोनों उधर, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपने जगह में, और एम सी अंदर आ गया। ये जो है सी जो है वो तो प्रकाश की चाल होती है, एम द्रव्यमान है, एच संवेग है, सॉरी मार्क पर ना, एच जो होता है उसको प्लैंक नियतांक बोलते हैं, ठीक है। एच जो है वो क्या है? प्लैंक नियतांक है, ठीक है, सबको बता देना तुम लोग भैया। एच प्लैंक नियतांक है, आवृत्ति है, एम द्रव्यमान है, और सी प्रकाश की चाल है। लेकिन अगर प्रकाश की चाल की जगह कोई दूसरा कण रहा तो भैया प्रकाश की चाल से थोड़ी चलेगा, दूसरे कण अगर रहा तो भैया वो तो v से चलेगा ना, c बराबर v कर दो, तो यहां से लैम्डा बराबर हो जाएगा h बटे एम वी, द्रव्यमान गुणित वेग होता है संवेग, तो लैम्डा बराबर h बटे p, संवेग को p से दर्शाते हैं। ये है डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य समीकरण, लैम्डा बराबर ये इधर तो ये उधर, तो ये एच बटे पी, एच बटे एम वी, ठीक है। ये यही से ना ये और आगे बढ़ेगा, अभी दिखाता हूं इसको, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखो ये लैम्डा बराबर 12.27 एंगस्ट्रॉम लाना है। दिखाइए कि v विभवांतर से त्वरित करने पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान लैम्डा बराबर 2 पाई यार तरंग दैर्घ्य बराबर 12.27 बटे रूट भी होता है ना। ये प्रूफ करना है अपने को। चलो तो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, इसको बड़ा कर दिया। देखो अभी 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 एकदम तत्काल लैम्डा बराबर लाए हो h बटे पी, बोल तो नहीं अभी एकदम, है ना, 20 सेकंड पीछे कर दोगे वीडियो आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h बटे पी होता है 2m के, ये जानते हो कि नहीं, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है ये, ठीक है, जहां पे दो वस्तु का द्रव्यमान और के गतिज ऊर्जा है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से अगर त्वरित किया जाए तब गतिज ऊर्जा होता है ईवी,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं फिर। तो यहां से लैम्डा बराबर हो जाएगा h बटे रूट में 2m k की जगह ev। अब सब की वैल्यू अपने को पता होता है, h होता है, h कितना होता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 10⁻31 किलोग्राम। E की वैल्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 गुलाम। दो तो फिर दो ही है, सब की वैल्यू को रख दिए, देखो ये सब की वैल्यू को रख दिए तो ये आएगा रूट 150 बटे v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। -10 होता है एंगस्ट्रॉम और रूट 50 की वैल्यू होती है इतनी, v अपने जगह में आ गया। समझ आया आसान। यहाँ ये सब वैल्यू को डालना है यहां तक और सीधा सीधा ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी कोई तामझाम नहीं करना है, ये बस लिख देना है बस, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं जी। 23 परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक देहली आवृत्ति बता दिया था है ना, वहीं पे बोलते बोलते। देखो पहला है अल्फा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों पर कीजिए, है ना। एक तो चित्र बनाना है, उसका प्रेक्षण क्या हुआ, निष्कर्ष क्या हुआ, प्रयोग का महत्व बताना है, ठीक है। अब देखते जाओ बेटा, यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है ना, इसका एक तो ये वाला चित्र है, इसका ना एनसीईआरटी में एक और चित्र मिलता है, जैसे ऐसे रहता है और यहाँ पे एक विक्षेपक प्लेट लगे रहता है, यहाँ पे सोने का स्वर्ण पत्र रहता है ना। इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग ऐसे करते हैं तो अलग अलग दिशा में जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक्सपेरिमेंट को मैं पहले समझा दूं, चित्र को आप लोग ध्यान से देखो, चित्र को बना लेना, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट को मैं समझा देता हूँ। रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु के अंदर में क्या क्या होता है उसका पता लगाना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो परमाणु का जो अंदर है ना उसको पता लगा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, एक स्वर्ण पत्र लिया था, गोल्ड का फॉइल लिया था पतला सा, है ना। इसमें बिल्कुल पतला सा एकदम सिंगल एटॉमिक टाइप का, एकदम बिल्कुल ऐसे गोल्ड के स्वर्ण के छोटे 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 परमाणु थे। इसमें उन्होंने ना एकदम तेज अल्फा कण की बौछार कर दिया, बमबारी कर दिया। उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे कोण बनाते हुए निकल गए और कुछ अल्फा कण जैसे गए वैसे वापस ले आ गए। ये उन्होंने क्या किया, ये उनका प्रेक्षण है, ठीक है। 3 टाइप का प्रेक्षण, अधिकांश अल्फा कण सीधे सीधे निकल गए, ठीक है। कुछ कम अल्फा कण कुछ कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए और अत्यंत कम अल्फा कण जिस मार्ग में गए थे उसी मार्ग में वापस लौट आए। ये उनका प्रेक्षण था। अब इस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, ठीक है। ये प्रेक्षण दिख रहा है, ये ना प्रेक्षण है एक्चुअल में, देखिए अल्फा कण, कुछ अल्फा कण 10,000 में से एक 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते, मतलब विक्षेपित, सीधा गया इधर पलट गया, ठीक। और है कुछ कटा है मेरे ख्याल से, तो समझ में आया। और बहुत कम जो है वापस लौट आया, ठीक है। और अधिकांश अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, ठीक है। हाँ सीधे निकल गए, ठीक है। तो उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। देखो सीधे निकल गया मतलब अधिकांश भाग खाली होगा, तभी तो सीधे निकल गया, है ना। सीधा निकलने के पीछे बोला अधिकांश भाग खाली है, और अगर ये परमाणु से सीधे निकल गया अधिकांश भाग खाली है ना, और परमाणु के पास ऐसे आके ऐसे मुड़ गया, मतलब अल्फा कण जो होता है ना वो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। तो कहीं ना कहीं नाभिक जो होता है ना वो भी धनात्मक होगा, है ना। जो केंद्र होता है उसमें धनावेश होता है, ये भी उन्होंने बता दिया, तभी तो भैया उससे प्रतिकर्षित होकर निकल गया ना, ठीक है। इससे ये पता लगाया। तीसरा, बहुत एकदम रेयर, बहुत एक्का दुक्का ऐसे गया और वापिस टकरा आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ ठोस चीज है जिससे टकरा के आ गया वो, है कि नहीं। तब उन्होंने ना नाभिक का खोज किया और ये बताया कि नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान होता है, नाभिक धनावेश होता है, ये इसका महत्व हो गया, ठीक है। निष्कर्ष जल्दी से पढ़ देता हूं मैं। चूंकि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार कर सीधे निकल जाता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, कटा हुआ है, खोखला होता है, धनावेशित अल्फा कण प्रक्षेपित होते हैं, अतः परमाणु के अंदर भाग धनावेशित कण होना चाहिए, नाभिक जो है ना। कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं तथा कुछ अल्फा कण वापिस लौट जाते हैं। यह तभी संभव है जब संपूर्ण धनावेश एक ही सीमित स्थान पर केंद्रित हो, इसे उन्होंने नाभिक बोला था। महत्व क्या है, कट गया यार, महत्व वही है, ठीक है, कि अंदर में संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, उसको उन्होंने ये बताया कि संपूर्ण द्रव्यमान अंदर केंद्रित होता है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया था। फिर नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी उन्होंने बता दिया था, ठीक है। ये हो गया। एक्चुअल में क्या है, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को पता चल गया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता नहीं चला था,
कहाँ पे रहता है इतना तो पता था, कहाँ रहता है पता नहीं था। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु, वही तो है यार, हाँ ठीक है, देख ले तो एक बार। ठीक है, 3 अभिकृत लिखो। ठीक है, अभिकृत मतलब वो लास्ट में क्या बात बताया काम का उसको बताओ, ये वो है ना। तो परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर बहुत छोटे भाग में, जिसको नाभिक कहते हैं, में केंद्रित होता है। ठीक है, नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर के क्रम में होता है, जो परमाणु के आकार, परमाणु इतना होता है ना। तो दोनों में ना 1 लाख मीटर का डिफरेंस होते हैं। 1 लाख मीटर मतलब 100 किलोमीटर, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन में बैठ के नाभिक को देखोगे ना 100 किलोमीटर दिखेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रायपुर में है तो नाभिक वो बिलासपुर में होगा। यही तो होता है ना मतलब। ठीक है, तो ऐसा है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, उसके बावजूद सोचो अट्रैक्शन बल, आकर्षण बल को देखो, नाभिक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। अब रायपुर और बिलासपुर में अट्रैक्शन तो होता ही है बहुत सारी चीजों को लेके, तो इसको भी लेके है। ठीक है, फिलहाल बस इतना याद रखना रे भैया। नाभिक के चारों ओर -10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, है ना। किसी भी परमाणु के समस्त इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही तो प्रोटॉन होता है क्या, तो सबको आकर्षित कर दिया तो परमाणु क्या है, उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, अपितु वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। वृत्तीय कण के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक के धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्रदान होता है। एक बात बताऊं, ये रदरफोर्ड का नहीं है, इसको मत याद करना प्लीज, ये बोर का है। अब पता नहीं लिखने वाला कैसा लिख दिया है, ये 3 को बस याद कर लो, ये बोर का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, दिखाइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर की पढ़ रहे हो, रदरफोर्ड ही है। ठीक है, दिखाइए कि हाइड्रोजन परमाणु में कक्षा की त्रिज्या n², जहां पे n मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं ना, है ना, संख्या के अनुसार परिवर्तित होती है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या होता है। इसी को ना बोर त्रिज्या के रूप में भी आ सकता है, बोर त्रिज्या, बोहर त्रिज्या भी बोलते हैं। ठीक है, बोर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था ना, जो स्थिर विद्युत बल जो है अभिकेंद्र बल देता है, उसको एक्चुअल में बोर ने यूज किया था, बोर ने बताया था। ठीक है, रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे वो चीज, बात को कि इलेक्ट्रॉन ना स्टेबल कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बताया था, उसका स्थायित्व नहीं बता पाया था, उसको बोर ने बता क्लियर किया था। इसीलिए तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें कुछ कमियां आई करके सवाल आता है ना, इसीलिए आता है। ठीक है, चलो देखते जाओ बेटा, यहाँ पे नाभिक है, देखते जाओ, इसको मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। देखो एकदम आसान है, बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना कहीं भी रैंडम नहीं घूमता। जैसे रदरफोर्ड ने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन बाहर चारों ओर घूमते रहता है, तो चारों ओर कहीं नहीं घूमता, एक फिक्स जगह में घूमता है। बोर ने ये बोला था इलेक्ट्रॉन वही जगह घूमता है जहां उसका कोणीय संवेग, जहां कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr, जहां आर उसकी त्रिज्या है, ये जो होता है ना h/2 पाई का गुणनफल होता है। n मतलब ये हो सकता है पहले में अगर घूम रहा है तो ये हो सकता है n की वैल्यू कोई भी इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे, जैसे पहले है तो h/2 पाई, दूसरा है 2h/2 पाई, तीसरा है 3h/2 पाई, चौथा 4h/2 पाई। अगर कोई समय हुआ उसी में इलेक्ट्रॉन बस घूमता है, इधर उधर कहीं भी नहीं घूमता वो। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। अब उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, देखो नाभिक जो होता है उसमें होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना z, परमाणु संख्या के बराबर ही तो प्रोटॉन होगा, और बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन e। तो ये दोनों के बीच लगता है स्थिर विद्युत बल, न्यूटन कूलॉम का बल लगता है, k q1 q2 by r², याद है। तो ये हो जाएगा k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r², बीच की दूरी का स्क्वायर। यही जो बल है इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाता है, मतलब अभिकेंद्र बल देता है। अभिकेंद्र बल होता है mv² बाई r, r काटना है, r को निकाल देना है। अच्छा एक बात और, v को यहां से रिप्लेस कर देना, v की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, v बराबर आ जाएगा nh/2 पाई, और कितना आ जाएगा m इंटू r, v को यहां से रिप्लेस कर, देखो v की वैल्यू जो है ना इतना को डाल देना और r का मान को निकाल लेना बस। ठीक है, यहाँ पे ना एकदम प्योर मैथमेटिक्स लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखते जाओ बेटा। यहाँ पे ये z², ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे z भी आना चाहिए था बेसिकली, तो आया होगा कहीं पे। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे z आना चाहिए परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये z² r निकलेगा, mv² बाई r बराबर किया हूँ इसके बराबर, z² बाई r² हो जाएगा ना। ठीक, तो इतना, तो ये देखो ये nh/2 पाई संवेग जो मैं लाया हूँ, यहाँ से क्या किया, v की वैल्यू निकाले, v की वैल्यू को ना यहाँ पे डाल दिए, देखते जाओ ये, और ये देना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ना देखो सिंपल ना r बस को निकालना है ना, r² r काट फिट करना है तुम लोग को, यहाँ r² से r² कटेगा, एक r बचेगा, बाकी सब उधर भेज देना।
ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आएगा आर की वैल्यू ये इतना आएगा। ठीक है, तो ये होता है। खैर जेड का मतलब नहीं है इसलिए अपन जेड यूज नहीं किए, बाकी जेड भी यूज होता है फाइनल फॉर्मूले में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूले में अगर जेड भी याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे यहाँ तक भी लाओगे तो चलेगा, छोड़ो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जेड आता है लेकिन, है ना, तो यहाँ पे जब मैं इसके न्यूमेरिकल की सीरीज डाल दूंगा जेड आ जाएगा उसमें, देखना, क्योंकि रेडियस वाला जो क्वेश्चन है वो तो आता ही है। चलो ये समझ में आया क्या, कैसे निकालेंगे, है ना। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, इसमें आ गए परमाणु नाभिक चैप्टर में आ गए क्या अपन, एटम न्यूक्लियाई, हाँ एक यूनिट है ना इसीलिए। ठीक है, परमाणु नाभिक एक यूनिट है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। देखो बेटा, नाभिकीय संलयन क्या होते हैं, दो छोटे छोटे नाभिक अगर जुड़कर अभिक्रिया करके एक बड़े नाभिक में परिवर्तित हो जाए तब उसे क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे सूर्य में होता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, उससे ना जब छोटे छोटे नाभिक मिलेंगे एक बड़ा बनाएगा ना, बहुत सारा ऊर्जा निकलता है उसमें। ठीक है, उसी ऊर्जा का उपयोग जो है सूर्य में होता है। ठीक है, देखो जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो प्रोटॉन मिलकर एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं। दो प्रोटॉन मिलकर, ये हाइड्रोजन का मिल गया है ना, ये हाइड्रोजन का ये प्रोटॉन है ना, प्रोटियम बोलते हैं, एक ड्यूटीरियम भी बोलते हैं, ट्रिटियम समस्थानिक, है ना, मिलकर ये बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोटियम मिलकर ड्यूटीरियम बना। एक और दो हाइड्रोजन का ना ड्यूटीरियम 2 1 ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ना, ये मिलकर बनाता है हीलियम। ठीक है, 2 4 और बहुत सारा निकालता है ऊर्जा, ये लिख दिया हूँ इसको। ठीक है, ये एक और रिएक्शन होगा नाभिकीय संलयन, ये वाला होता है एक्चुअल में हीलियम वाला, सूर्यम। ठीक है, तो खैर बात की बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इतना ऊर्जा निकलता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो ये हो गया, क्या बोला उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसको, हाँ ठीक है, देख लेना एक बार, है ना, कोई से भी याद रहो चलेगा। ठीक है, उसके अलावा नाभिक में कौन से कण होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। देखो यार, नाभिक में होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोई भी ऐसे दर्शा दिया है जेड और ए, तो देखो ये हो गया प्रोटॉनों की संख्या, है कि नहीं, यही तो बताता ना, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इसी को परमाणु संख्या भी बोलते हैं। और ये ए जो है इसको बोलते हैं भार संख्या, है ना, द्रव्यमान संख्या जी, द्रव्यमान संख्या किससे किससे मिलकर बनेगा, एक तो बनेगा प्रोटॉन से, ए बराबर प्रोटॉन z प्लस न्यूट्रॉन n। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड करके। ठीक है, अभी जब बताऊंगा द्रव्यमान क्षति काम आएगा। ये क्लियर हो गया, ये सब होते हैं। चलो आगे बढ़ो। नाभिकीय विखंडन क्या है, एक अभिक्रिया दीजिए। नाभिकीय विखंडन संलयन का जस्ट उल्टा, जब एक भारी परमाणु का एक नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाए, दो या दो से अधिक में टूट जाए, तब इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक ले लो बच्चों, थोड़ा सा पानी पी रहा हूं मैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन देखो, काफी टाइम हो गया है, अब तक बहुत कम लोग बने होंगे मेरे ख्याल से। खैर अगर 2 पार्ट में भी देखना चाहो देख लेना, खत्म करना भैया वीडियो को। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, संलयन का उल्टा, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाए, उसको लेंगे नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम के एक रिएक्शन फेमस है, किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग 2 समान, उससे ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना, 2 समान लिख देना, भाई दिक्कत नहीं है, 2 समान आकार वाले, 2 या अधिक भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख देना, वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यूरेनियम जो होता है ना, उसमें न्यूट्रॉन का जब बमबारी करेंगे एकदम तेजी से, किसी का नाभिक को तोड़ना मजाक नहीं है, खतरनाक ऊर्जा लगता है उसमें। जब यूरेनियम के नाभिक को एकदम न्यूट्रॉन से मार देंगे, ये रिएक्शन जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट होते हैं बड़ा बड़ा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, तो वहां पे जैसे कि अब बमबारिंग कर देंगे तो वो टूटता है, यूरेनियम जो है वो टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। ठीक है, बेरियम, अब देखो यहाँ पे ना
ये जो नंबर बेरियम का 56 होता है, 36 होता है, तो दोनों जोड़ के इसके बराबर हो जाएगा, ये तीनों मास को जोड़ के इतना। अब होगा क्या पता है, इसमें बेरियम प्रोटॉन होगा 3 न्यूट्रॉन, और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 यूरेनियम को मारेंगे, 9 न्यूट्रॉन, फिर 9 3 को मारे 27। समझ पा रहे हो, ऐसे चेन रिएक्शन चलता है। इसलिए जो ये जो नाभिकीय विखंडन जो होता है, परमाणु बम इसी में बनाते हैं, खतरनाक रिएक्शन होता है ये। ठीक है, तो ये होता है, समझ में आया। द्रव्यमान संख्या ए के साथ देखो, ये ना बंधन ऊर्जा होता है, बंधन ऊर्जा। पहले तो ये देखो बंधन ऊर्जा का ग्राफ होता है ये, ठीक है, बंधन ऊर्जा का ग्राफ होता है। बंधन ऊर्जा क्या होता है, नाभिक के स्थायित्व को, परमाणु के नाभिक के स्थायित्व को बनाए रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बंधन ऊर्जा का ना ये एक तो ग्राफ है, ग्राफ को बस ध्यान रखना, एकदम ये जिगजैग मारना है, खींच देना है, बंधन ऊर्जा ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बताता क्या है, ये काम का चीज है। देखो बंधन ऊर्जा जो होता है ना, सबसे ज्यादा होता है 56 आयरन का, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जिसका ना ए परमाणु भार 10 से कम होगा तो मतलब हल्का हो गया वो, तो हल्का हो गया ना, तो ए जिसका कम हुआ, बंधन ऊर्जा जिसका कम हुआ, उसमें होता है नाभिकीय संलयन, कम हुआ, उसमें क्या होगा, नाभिकीय संलयन। और आयरन के बाद जब जाओगे ना, तो इसमें बंधन ऊर्जा का मान कम हो रहा है, और जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, 56 से ज्यादा है, ए का 56 से ज्यादा है, उनमें होगा नाभिकीय विखंडन। बस इतना याद रख लो। वैसे ग्राफ अपने आप में 2 नंबर का बनता है, तो इस तरफ देखो नाभिकीय विखंडन होगा, छोटा छोटा है नाभिकीय संलयन होगा, दिख रहा है। ठीक है, आसान है, अच्छे से देख लो ग्राफ को, इंपॉर्टेंट है ग्राफ। नाभिकीय बल क्या है, नाभिकीय बल के 2 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए जो कूलाम बल से अलग है। ठीक है, तो कूलाम बल के लिए आवेश होना जरूरी है, नाभिकीय बल के लिए आवेश होना जरूरी नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन में आवेश वेश नहीं होता, उसमें लग जाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के रखता है, खतरनाक बल है वो। ठीक है, नाभिकीय बल जो होता है पूरे ब्रह्मांड का, प्रबल नाभिकीय बल पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है। ठीक है, सबसे कमजोर बल किसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण को, है ना। इसमें देखते हैं नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियनों का मतलब इसमें आ गया प्रोटॉन भी आ गया बेटा, और इसमें न्यूट्रॉन भी आ गया। ठीक है, न्यूक्लियनों के नाभिक के अंदर बांधे रखता है, आपस में बांधे रखता है। नहीं तो भैया प्रोटॉन नाभिक कितना छोटा है पता है तुम लोग को, उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रतिकर्षण नहीं हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा एक दूसरे से, नाभिक को तोड़ के निकल जाएगा, उसके बावजूद वो बंधाया हुआ है, मतलब उसको नाभिकीय बल मिलता है। ठीक है, देखो बांधे रखता है। नाभिकीय बल के अभिलाक्षणिक गुण जो है वो निम्नलिखित है। नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं, ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते, ये बल अत्यंत लघु परास मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, बिल्कुल पास पास वालों को लगता है, ये अत्यंत तीव्र बल है, बहुत ताकतवर होता है। ये बल केंद्रीय बल नहीं है, केंद्रीय बल जो होता है ना वो अलग होता है। केंद्रीय बल जो होता है ना, केंद्र को केंद्र में आकर्षित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे एक को दूसरे केंद्र से चिपकाना चाहता है, जैसे स्थिर विद्युत बल दोनों आवेश को केंद्र से केंद्र को खींचता है, ये वैसा नहीं है, जोड़ के रखता है बस। ठीक, ऐसा है। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक सूत्र देना है। देखो बेटा, द्रव्यमान क्षति जो होता है ना, जैसे ना सुनते जाना, ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 AMU होता है, ये AMU इतना AMU होता है। लेकिन जब इसको अपन नापे, कोई बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा ना जब इसको नापे ना, तो ये 16 नहीं कुछ कम आने लग गया। जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, लिख मत देना, 15.6 समथिंग कुछ आने लग गया मान लो AMU में। तो सवाल ये आया कि भैया इतना होता है तो इतना कैसे आया, कहाँ गया द्रव्यमान उसका, है ना। तो इसको बोलते हैं आपेक्षित आपेक्षित मान, आपेक्षित भार। अब इसको बोलते हैं गणित भार, यानी कि इसको गणना करके निकाला गया है। ये दोनों में अंतर मिलता है, इसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरे वर्ड में क्या दिया, द्रव्यमान क्षति, ये वही चीज है, उधर जाने बोल रहा है वो, जाके देखो बोल रहा है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति देख लेना एक बार प्रॉपर, है ना। तो अब देखते जाओ, तो भैया इसका जो द्रव्यमान है वो होना चाहिए था मान लो m। अब हो कितना रहा है उसको हम कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान निकालोगे तो प्रोटॉन को अलग से तौल दोगे, न्यूट्रॉन को अलग से तौल दोगे, और दोनों जोड़ दोगे, ऐसे तो निकालोगे क्या। अगर उसको निकालना है तो अब प्रोटॉन को कैसे निकालेंगे। मान लो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, प्रोटॉनों की संख्या होती है z, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मान लो mn है,
न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे करते हैं, भार संख्या में प्रोटॉनों की संख्या घटाते हैं कि नहीं, ये निकल गया न्यूक्लियनों का भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल। इसी में क्या करो, पुराने वाले घटा दो, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हो गया। आइंस्टाइन ने बताया था कि ये जो उसी के हिसाब से अपन पता लगाए कि द्रव्यमान क्षति जो होता है ना, वो एक्चुअल में बंधन ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, बंधन ऊर्जा, नाभिक को जोड़ के रखता है। अभी देखे ना बंधन ऊर्जा उग्राव जी, तो वही में खर्च हो जाता है, क्योंकि भैया देखो जो ऊर्जा होता है वो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर आइंस्टाइन के हिसाब से, और हर उसके पास ऊर्जा होता है जिसके पास द्रव्यमान है। तो ये जो गया तो गया कहाँ, तो ये ऊर्जा में खर्च हुआ है एक्चुअल में, द्रव्यमान जो हुआ है वो जो गायब हुआ है ना, ऊर्जा में खत्म हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, ये देखो ये यही चीज लिखा है। ठीक है, अर्धचालक युग किया, लास्ट चैप्टर, बहुत देर हो गया, जल्दी जल्दी खत्म करता है। डोपिंग क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है, देखो बेटा, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है, नॉर्मल जो अर्धचालक होता है सिलिकॉन जर्मेनियम, उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं, त्रिसंयोजी तत्वों का अशुद्धि मिला देंगे, या पंच संयोजी त्रिसंयोजी यानी कि बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह का, या पंच संयोजी नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब का मिला देंगे। ठीक है, तो अशुद्धि मिलाना को डोपिंग बोलते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजी का अगर मिला दो तो ये बनता है पी टाइप अर्धचालक, और पंच संयोजी मिला दो तो बनता है एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस हो गया ये। देखो, नैज अर्धचालक मतलब प्योर अर्धचालक में अशुद्ध परमाणुओं की विशेष विधि से मिलाए जाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग से अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, अच्छे से चलने लग जाता है। आगे बढ़ो जल्दी से। पीएन संधि डायोड क्या होता है ना, उसके अलावा अग्र अभिनति में विद्युत परिपथ खींचकर इसका विलाक्षणिक वक्र बनाना है। देखते जाओ बेटा, पी प्रकार का पीएन संधि डायोड क्या होता है। एक पी टाइप का अर्धचालक लेंगे, एक एन टाइप का अर्धचालक लेंगे, और दोनों चिपका देंगे, बन गया पीएन संधि डायोड। दोनों को आपस में एक विशेष विधि से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तब पीएन संधि डायोड बनकर तैयार होता है। अब देखते जाओ, पी जो होता है उसमें ना बहुत सारे होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें जब पी को ना किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए और एन को ऋणात्मक से जोड़ दिया जाए, तब इसको बोलते हैं अग्र अभिनति। तब इसको बोलेंगे अग्र अभिनति जो होता है, इसमें पीएन संधि डायोड काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, पीएन संधि डायोड को ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये जो बड़ी डंडी दिख रहा है ना, इसको पी, छोटी डंडी को बोलते हैं एन। तो देखो, पी को ये धनात्मक बैटरी जोड़ दिए, एन को ऋणात्मक से जोड़ दिए, अग्र अभिनति में काम करता है। और देखो, ये धारा और वोल्टेज का यहाँ पे ग्राफ है, धारा वोल्टेज, तो भैया धारा बढ़ेगा ना, चलेगा तो धारा बढ़ेगा, ये इस टाइप से काम होता है। समझ में आया? अग्र अभिनति मतलब जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे के साथ एन को ऋणात्मक के साथ जोड़ दिया जाए, तब इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग या अग्र अभिनति। ठीक है, वही इसका उल्टा होता है पश्च अभिनति। देखो, पश्च अभिनति में क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे बिल्कुल। देखो, P को नेगेटिव, ये देखो, ये P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव, इधर P है ना, इधर N है, तो देखो ये N को पॉजिटिव दे दो, P को नेगेटिव दे दो, तो ये बनता है पश्च अभिनति। इसमें डायोड काम नहीं करता, इसका भी ग्राफ होता है, ये I मिली एम्पियर, V वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका ग्राफ काम नहीं करेगा तो नेगेटिव तरफ जाता है, ऐसे जाता है इसका ग्राफ, उसका ऐसे ऊपर उठा था ना, इसका नेगेटिव जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, जब P को ऋणात्मक, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और N को धनात्मक से जोड़ दिया जाए, तब इसको पश्च अभिनति कहा जाता है। इसमें पीएन संधि डायोड काम नहीं करता, याद रखेंगे, काम आएगा। 36 जल्दी देखो, एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में कोई अंतर बताओ भैया। एक चीज एकदम मंत्र दे रहा हूं, तुम लोग को याद रखना, पीएच3 से क्या याद रखना बताओ, पी से पी टाइप अर्धचालक, एच से होल, इसमें होल होता है आवेश वाहक, और 3 मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देंगे। अब बाकी उल्टा कर दो, पी एन पहले आ गया, पी पहले, पी को देख लो। ठीक है, देखो अब पीएच3 तो पी टाइप का एन हो गया, एन में होल की जगह आएगा इलेक्ट्रॉन, त्रिसंयोजी की जगह 5 संयोजी हो गया। देखो, एन टाइप अर्धचालक में 5 संयोजी मिला देंगे, 5 संयोजी अभी बताया थोड़ी देर पहले, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ वगैरह मिला देंगे, तब बनता है एन टाइप का अर्धचालक। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसमें त्रिसंयोजी मिला देंगे, बोरॉन फैमिली हो गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन, उसमें होते होल, आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, अब चाहे विद्युत वाहक होते हैं, इसमें होल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये चालन बैंड, ठीक है, यहाँ पे दो बैंड के बारे में बात है, चालन बैंड हो गया और एक बोल दिया है कौन सा तुम्हारा, संयोजकता बैंड। ठीक है, ये चालन बैंड संयोजक बैंड इसमें कूद जाएगा। देखो ये हो गया तुम्हारा चालन संयोजकता बैंड, ये हो गया चालन बैंड। ठीक है, देखो एक में क्या हो गया, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें संख्या से कम होती, इसमें ज्यादा होती। ये एन टाइप जो होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कूद के इधर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है, और पी टाइप जो है उसमें उल्टा आ जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं 37, नए अर्धचालक और बाह्य। देखो नए अर्धचालक एकदम शुद्ध होता है, शुद्ध अर्धचालक, सिलिकॉन या जर्मेनियम। और बाह्य अर्धचालक मतलब उसमें डोपिंग की, डोपिंग अशुद्धि मिलाए हैं। ठीक है, अब देखते जाओ इसमें बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक को नए अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी अगर मिला देंगे तब इसको बाह्य अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, नए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व, होल घनत्व बराबर होता है। इसमें एन टाइप पी टाइप दो बनता है, तो पी टाइप में होल ज्यादा होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इसमें बराबर होता है, इसमें अलग अलग। एन टाइप पी टाइप जो होता है वो बाह्य अर्धचालक होता है, डोपिंग से बनाते हैं ना। नए अर्धचालक में विद्युत प्रवाह सह संयोजक बंध टूटने के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन ना बंध को तोड़ तोड़ के आगे बढ़ता है। इसमें क्या होता है पता है, इलेक्ट्रॉन और होल का ना एक युग्म बनता है, पेयर बनता है। इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के होल में जाता है तो हो जाता है प्लस से माइनस। बाह्य अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह अशुद्धियां मिलाने के कारण संभव होता है, वही इलेक्ट्रॉन होल के युग्म के कारण। ठीक है, 38 देखो दिष्टकरण क्या होता है, अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डालते, या तो अर्धतरंग या तो पूर्ण तरंग। अच्छे से समझना है, बिल्कुल एकदम मोहब्बत के साथ समझते जाओ इसको। देखो बेटा यहां से दिष्टकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को यानी कि एसी को डीसी में दिष्ट धारा में परिवर्तन करना। ठीक है, दिष्टकारी एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को, कौन सी धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफॉर्मर देता है। तो कोई एसी स्रोत है, ये चित्र को थोड़ा समझा दूं मैं। एसी स्रोत है, यहां से धारा जो प्रेरित होकर यहां पे आ रहा है, तो यहां पे भी एसी धारा आ रहा है। ये निर्गत वोल्टेज था, इसको ना लोड बोलते हैं, ये लोड है। ठीक है, यहां से देखो अब यहां पे ना प्रत्यावर्ती धारा कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है क्या। तो एक बार धारा इधर से जाएगा समझो, एक बार धारा इधर से जाएगा समझो। धारा जब इधर से जाएगा तो देखो ऐसे जा रहा है, तो इधर प्लस इधर माइनस हो रहा है, तो इधर प्लस इधर माइनस, प्लस से माइनस जाता है ना, तो P प्लस N माइनस, तो ये पीएन संधि डायोड जो है वो अग्र अभिनति में आ गया। अब अग्र अभिनति में अगर आ गया तो ये तो करंट को आने देगा ना, मस्त करंट आने दे देगा। तो देखो ये जो आर है वोल्टेज ना, एक बार इधर से आया, ये वाला वोल्टेज है, ये आया, इसको हाँ ये आने दे दिया, आ जाओ भैया अग्र अभिनति में मैं आ गया हूँ, आ जाओ। अब दूसरा इधर से जाएगा नेगेटिव वाला, ये वाला वोल्टेज। अब देखते जाओ, ये वाला वोल्टेज जाएगा तो ये घूम के इधर आना चाहेगा ऐसे, तो इधर प्लस इधर माइनस, मतलब ये कौन से, ये आ गया रिवर्स बायस, यानी कि पश्च अभिनति। पश्च अभिनति में नहीं आने देता, काम ही नहीं करता ये, तो समझ पा रहे हो, पश्च अभिनति में नहीं आने देगा, तो ये वाला वोल्टेज को ये रोक देगा, नहीं आने देगा। फिर से ये वाला वोल्टेज इधर से आएगा, उसको आने दे दिया। तो देखो यहाँ पे इसका एक चक्र पूरा हो रहा है, तो ये खाली आधा दे रहा है बस, समझ पा रहे हो, और सब पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहा है, यही तो दिष्ट धारा है। सिर्फ प्लस आना और प्लस माइनस दोनों आना, ये प्रत्यावर्ती धारा, तो दिष्ट धारा में परिवर्तित तो हो गया है, लेकिन आधा तरंग बस को दे रहा है, ये पूरा तरंग है ना, आधा तरंग, इसलिए इसको बोलते हैं अर्धतरंग दिष्टकारी। ये समझ में आया क्या? बिल्कुल ठीक है। कार्यविधि इतना ही बेटा जो समझाया हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं है, वही है। ठीक है, ये पूरा एकदम ठीक है, एकदम आसान। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होगा बताओ, एक थोड़ा डायोड इधर लगा देंगे और बात खत्म कर देंगे। देखते जाओ, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, एक डायोड लगा दिए, अब देखते जाना, वही काम हो रहा है ना, देखते जाओ, एकदम बिल्कुल आसान सटीक। ये ट्रांसफार्मर एक बार किधर से जाएगा, इधर से, एक बार किधर जाएगा, इधर से, इधर आया, ये फॉरवर्ड आया, ये रिवर्स आया, ये तो कट कर दिया, लेकिन ये तो आने दिया ना, आने दिया, लोड में ऐसे ऐसे घूमने लग गया, मिल गया। ये वाला जो वोल्टेज आया है, इसको ये इनपुट दे रहे हैं ना पर, ये आउटपुट अपने को मिल रहा है, लोड में पहुंच रहा है, ये वाला है ये। ठीक है, तो ये उधर भेजा, तो ये आने दे दिया, आने दे दिया। अब नीचे वाला आया, तो देखो इधर से ये तो रोक देगा आने वाले को, लेकिन ये तो अलाउ करेगा ना, वैसे जाएगा तो लोड में आ गया, ये वाले चक्र में घूमने लग गया, तो ये वाले को ये कन्वर्ट कर दिया, फिर ये वाले कर दिया। तो समझ में आ रहा है क्या, दोनों
इधर आ रहा है, इसको भी ये उठा लिया, इधर आ रहा है उसको ये वाला उठा लिया, लोड में पहुंच रहा है, लोड में पहुंच रहा है मतलब मिल रहा है, हो गया। प्लस 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 माइनस जा रहा था उसको प्लस 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 कर दिया, एसी का डीसी में कन्वर्ट हो गया। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी, जितने तरंग है, 2 तरंग 2 4 5 है, तो इधर भी 5 तरंग मिल गए, ये होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, अब यहां से अगर देखूं तो देखो जितने भी टॉपिक्स मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे उसको मैं बता दिया बेटा। 3 नंबर में ना न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, जिसका मैं सीरीज लाऊंगा, बोल के रकम लाऊंगा, मतलब लाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतने को आप अच्छे से समझ लेना, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है ना, इसमें से आने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। ठीक है, काफी टाइम हो गया है, तो आगे आप पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।